आज आपको पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिम देशों से रची जा रही साजिश की एक रिपोर्ट दिखानी बहुत जरूरी है। यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पटना में पीएफआई का कनेक्शन मुस्लिम देशों से। जी हां, वही पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का एक बड़ा संगठन है मुसलमानों का, उस पर यह इल्जाम है कि मुस्लिम देशों से वो आर्थिक मदद ले रहा है। वहां से फंडिंग कैसे होती है, इसकी भी जांच हो रही है। इसको समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी होगी कि कैसे मुस्लिम देश पीएफआई का इस्तेमाल कर रहे हैं पीएम मोदी को और भारत को बदनाम करने के लिए। पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिम देशों से षड्यंत्र, विदेशी धरती से भारत के खिलाफ मुहिम की फंडिंग, हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुस्तान के खिलाफ ही नमक हरामी की साजिश रची जा रही है और इस साजिश को विदेशी ताकतें अंदर खाने मदद पहुंचा रही हैं। यह बड़ा खुलासा पटना के पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। इस साजिश का एक सूत्रधार भारत में है तो दूसरा 4628 किलोमीटर दूर तुर्की में बैठा है। इसीलिए इसे पीएम मोदी के खिलाफ इस्लामिक कट्टरता का प्लान 4628 कहा जा रहा है और इसका पुख्ता सबूत है ये दस्तावेज जो पटना में पीएफआई संदिग्धों पर हुई छापेमारी में पुलिस को मिला था। ये महज एक कागज नहीं है बल्कि देश को तोड़ने वाली साजिश का जीता जागता सबूत है। इस दस्तावेज में जो लाइनें पहले से हाईलाइट हैं, उनकी जगह इस शब्द को गौर से देखिए। लिखा है एक्सटर्नल हेल्प यानी बाहरी मदद। देश में साल 2047 तक इस्लामिक राज लाने के लिए पीएफआई बाहरी यानी विदेशी ताकतों की मदद ले रहा था और ये विदेशी ताकत कोई और नहीं तुर्की है। पीएफआई के डॉक्यूमेंट में लिखा है पिछले कुछ सालों में पीएफआई ने इस्लाम के झंडाबरदार देश तुर्की के साथ दोस्ताना रिश्ते विकसित किए हैं। तुर्की और पीएफआई की दोस्ती भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है क्योंकि पीएफआई कट्टर इस्लामिक संगठन है और तुर्की पाकिस्तान का जिगरी यार। तभी तो पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बने वो हाजिरी लगाने तुर्की जरूर जाता है। इमरान खान भी गए थे। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ भी तुर्की में माथा टेक कर आए हैं। इसलिए अब सवाल ये कि क्या तुर्की सरकार पीएफआई को सीधे सीधे मदद कर रही है या पाकिस्तान तुर्की के रास्ते नई साजिश रच रहा है? क्या आईएसआई आतंकवाद के नए चेहरे के तौर पर पीएफआई को खड़ा कर रही है या तुर्की की कोई कट्टरपंथी संस्था पीएफआई को मदद दे रही है? इन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी है क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान पीएम मोदी और भारत का दुश्मन। जिस तरीके से पीएफआई के जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनके टर्की के साथ संपर्कों का पता चला है, ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएफआई के माध्यम से जो टर्की के आतंकपरस्त एनजीओज हैं और पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं वो भारत के विरुद्ध कोई बड़ी आतंकी साजिश रच सकते हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में ऐसा माहौल बना जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कट्टरपंथी संगठनों ने नुपुर को चेहरा बनाकर खूब जहर उगला। हिंसक प्रदर्शनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की छवि खराब करने की कोशिश हुई। सीधे सीधे पीएम मोदी पर उंगलियां उठाई गई। इतना हो हल्ला हुआ कि कई मुस्लिम देशों ने आपत्ति दर्ज कराई। कतर, ईरान, कुवैत ने भारतीय राजदूतों को तलब किया, आपत्ति दर्ज कराई। पाकिस्तान ने भी भारतीय दूतावास के अधिकारी को बुलाया, शिकायत की। मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने भी नुपुर के बयान की आलोचना की। इन मुस्लिम देशों का मुंह क्या खुला, विपक्षी भी खर्चा पानी लेकर सरकार पर चढ़ बैठे। जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं और ये गड़बड़ हो गई रे बाप। मोदी जी ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा दी। आज 130 करोड़ भारतीयों का सर शर्म से झुक गया है। पहली बार ऐसी हुआ है कि एक छोटा देश हिंदुस्तान को धमका रहा है हाई कमिश्नर को बुलाकर कि माफी मांगे। किरकिरी प्रधानमंत्री जी की वजह से हुई है। पूरा माहौल बनाने वाले मोदी जी हैं। ऊपर का नेता इशारों में बात करता है,
नीचे का प्रवक्ता खुलकर बात करता है। घर में छिड़ी सियासी बहस का फायदा पीएफआई जैसे संगठनों ने उठाया और तुर्की की गोद में जा बैठे। पीएफआई के द्वारा आईएचएच और अनेक टर्की के जो रेडिकल और इस्लामाइज्ड एनजीओज हैं वो इस पीएफआई को भी सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं। मतलब देश और पीएम मोदी के खिलाफ जो भी साजिश रची जा रही है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं खाड़ी देशों से सीधे जुड़ रहा है। लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि कट्टरपंथ और आतंकवाद को जवाब कैसे देना है। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। दरअसल ये जांच बहुत जरूरी हो गई है कि भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए क्या विदेशी एजेंसियां सक्रिय हैं। पटना में पीएफआई को लेकर हो रही जांच से बहुत ही ज्यादा खतरनाक खुलासे हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पटना में ही पुलिस ने एक आरोपी अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया। ये वो ताहिर है जो कि वहां गिरफ्तार किया गया। 14 साल तक ये ताहिर दुबई में काम कर चुका था। अब फंडिंग का मामला जो सामने आया है वो तुर्की से आया है। तुर्की बिल्कुल यूरेशिया पर है, यूरोप और एशिया के बीच में। ताहिर का यानी इस ताहिर के मोबाइल फोन को जब खंगाला गया पुलिस के द्वारा तो गजवाए हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है। वही गजवा हिंद जो कि कहता है कि पूरे हिंदुस्तान को बदल देना है, पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री में बदल देना है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली। वो व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान के नंबर से बनाया गया है। ये पाकिस्तान जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता है। एक और व्हाट्सएप ग्रुप मिला इसी ताहिर के फोन में जो पाकिस्तानी नंबर से ही बनाया गया था, यानी 2 पाकिस्तान से थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा मिला है जिसे बांग्लादेश के नंबर से बनाया गया, यानी भारत के चारों तरफ जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भारत के सत्ता को, भारत की शांति व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही हैं। और ये जो ताहिर है, अभी इसके साथ जो इसका फ़ोन मिला है उस फ़ोन से इस बात का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां इस काम में लगी हैं कि इसकी परत दर परत खोली जा सके ताकि पता लगे कि कोई इंटरनेशनल साजिश चल रही है भारत को परेशान करने की। पटना में जो पीएफआई की गतिविधियां थी उसको लेकर तो हम लगातार आप पर खबरें बताते भी जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि दरअसल इन लोगों को कैसे भरमाया जाता है। इस जांच एजेंसियों की अगर इस पूरे जांच पर नजर डालें तो ये सामने आता है कि गजवा हिंद और कश्मीर से भी इसका कनेक्शन निकलता है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी है कि पीएफआई ने बिहार में 12,000 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है। इसके लिए अनपढ़ और बेरोजगार युवकों को चुना जाता था। राज्य के 13 जिलों में पीएफआई का कैंप था। आतंकवादी गतिविधियों में एक के बाद एक पीएफआई के कनेक्शन सामने आने के बाद अब इसे हल्के में लेने का मतलब है सुरक्षा से खिलवाड़ करना, और पटना पुलिस ऐसा ही शायद करती दिखाई दी है। पहले पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई से आरएसएस की तुलना वाला विवादित बयान दिया था, आपको याद होगा। अब पटना पुलिस पीएफआई मामले में ही गिरफ्तार एक आरोपी को कोर्ट परिसर में सत्तू पिलाते दिख रही है। सत्तू पिलाते दिख रहे इस शख्स का नाम नूरुद्दीन जंगी है, जिसे यूपी एटीएस ने कल गिरफ्तार किया था। आज पुलिस इसे पटना लेकर पहुंची। सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई, जहां अदालत ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। लेकिन अदालत से बाहर आते ही पटना पुलिस आरोपी के साथ चटखारे लेकर सत्तू पीती दिखी, हंसी ठिठोली करती दिखी। लगा ही नहीं कि बहुत बड़ा आतंकी वारदात को बेनकाब करने की कोशिश में ये पुलिस लगी है। नूरुद्दीन जंगी पुलिस वालों के सामने अपनी शेख ही बगार रहा था और पुलिस वाले उसे बहुत गौर से सुन रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा काम इस जंगी ने किया हो। ये सब कुछ 10 मिनट तक चलता रहा। आरोपी के हाथ खुले थे। सवाल उठता है कि मामला अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इस पर नीतीश कुमार की पुलिस इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।